नमस्कार दोस्तों। रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी में हमने जो PYQ सीरीज़ शुरू की है उसका आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर 2022 के हिंदी रीट के मेंस के पेपर के अंदर जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है आपको दोस्तों मार्च से जून, दूसरा जून से सितंबर, तीसरा अक्टूबर से दिसंबर, चौथा जनवरी से मार्च। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है मार्च से जून के अराउंड राजस्थान में जायद की फसल बोई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों मैं थोड़ा सा बताऊं तो देखो, जायद की फसल के अंदर जो चीज़ें आती है इसके अंदर खीरा, ककड़ी, ये सारी फसलें इसके अंदर मुख्यतः आपको देखने को मिलती। और भी देखो जैसे दोस्तों कद्दू, करेला, तरबूज, खरबूज, गन्ना, दालें, ये सारी फसलें आपको दोस्तों जायद की फसलों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम खरीफ की फसल की बात करें दोस्तों, खरीफ, क्योंकि अगर जायद की फसल के बारे में पूछा गया है तो खरीफ की फसल के बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों। जो खरीफ की फसल है दोस्तों उसके बारे में अगर हम जानकारी निकालने का ट्राई करें तो इसको दोस्तों मानसून के प्रारंभ में बोया जाता है, यानी जून जुलाई के अराउंड। कब बोया जाता है दोस्तों इसको? जून जुलाई के अराउंड। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसको जून जुलाई के अराउंड बोया जाता है। और इसकी कटाई कब की जाती है दोस्तों? इसकी कटाई की जाती है सितंबर के अराउंड। सितंबर से अक्टूबर के अराउंड इसकी कटाई की जाती है खरीफ की फसल की। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसके अंदर जो आने वाले फसलें हैं उनका नाम है दोस्तों ज्वार, बाजरा, राजस्थान में मुख्यतः बाजरा आता है, चावल, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, ये सारी फसलें आपको दोस्तों खरीफ की फसलों के अंदर देखने को मिलती है। अब जो एक और बची हुई है दोस्तों जो रबी की फसल होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम। रबी की फसल, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ठंडी जलवायु के अंदर बोई जाती है दोस्तों। इसको अक्टूबर नवंबर के अराउंड बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर के अराउंड इसको बोया जाता है दोस्तों। और अप्रैल मई के अराउंड इसकी कटाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर जो मुख्यतः फसलें आती है वो दोस्तों आती है गेहूँ, जौ, चना, अलसी, सरसों, मसूर, मटर, आलू, ये सारी फसलें हैं दोस्तों, ये आपको रबी की फसल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। और इधर जो मैंने फसलें लिखी है जैसे ज्वार है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, कपास है, मूंगफली है, जूट है, ये सारी आपको खरीफ की फसलों के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए दोस्तों इन चीज़ों को भी, बिकॉज इस प्रकार के सवाल भी आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित कई प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो रूपा रेल नदी का उद्गम दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ियों से, रघुनाथ पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ से या राजौरगढ़ से। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है उदयनाथ की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? उदयनाथ की पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? उदयनाथ,
उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? ये है अलवर ज़िले में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर ज़िले में। और अगर हम दोस्तों रूपारेल नदी के उद्गम क्षेत्र की बात करें, उद्गम क्षेत्र का तो हमने जान ही लिया। अगर हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो आपको अपवाह क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ ये बहती है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है अलवर और भरतपुर से। अलवर भरतपुर में ये नदी बहती है दोस्तों। ठीक है, इसके उपनाम की अगर हम बात की जाए दोस्तों, उपनाम को ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। इसका उपनाम है दोस्तों वराह नदी। क्या नाम है इसका? वराह नदी। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों राजस्थान की एक अंतः प्रवाही नदी है। कौन सी दोस्तों? अंतः प्रवाही नदी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और भी अगर आप आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसके ऊपर भरतपुर में बनी हुई मोती झील जो है, मोती झील जो भरतपुर में है दोस्तों, वो इस ही नदी का पानी इसके अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, मोती झील जो मीठे पानी की झील है। कौन से पानी की? मीठे पानी की झील। ठीक है दोस्तों, जो कि भरतपुर में स्थित है। वो भरतपुर की इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस झील के अंदर जो पानी दोस्तों है वो रूपारेल नदी से आता है। कौन सी नदी से? रूपारेल नदी से। ठीक है दोस्तों, और एक और है सुजान गंगा लिंक चैनल है दोस्तों। सुजान गंगा लिंक चैनल है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या नाम है? सुजान गंगा लिंक चैनल। ठीक है दोस्तों, जो कि मोती झील को ही जोड़ता है। मोती झील को व लोहागढ़ को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है दोस्तों? ये मोती झील व लोहागढ़, लोहागढ़ फोर्ट को। ठीक है दोस्तों, लोहागढ़ फोर्ट। ठीक है, इसको जोड़ता है दोस्तों। तो जो इसमें जलापूर्ति होती है, इस सुजान गंगा लिंक चैनल के अंदर जो जलापूर्ति होती है, वो जलापूर्ति भी दोस्तों आपको रूपारेल नदी के द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमने जाना रूपारेल नदी के बारे में, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास वो तेजाजी का मेला, दूसरा है बेणेश्वर का मेला, तीसरा जैसलमेर का मेला, चौथा पुष्कर का मेला। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर के मेले को दोस्तों क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। ये कब भरता है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर हम निकालने का ट्राई करें दोस्तों, ये भरता है दोस्तों माघ के महीने में। कब भरता है दोस्तों? माघ महीने में। ठीक है दोस्तों, और कब बढ़ता है? लगभग 5 डेज तक। कब तक? लगभग 5 डेज तक। कहाँ भरता है? बेणेश्वर के अंदर। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, वैसे तो ध्यान में रखना है बेणेश्वर में। और बेणेश्वर में एक और बात आपको याद में रखनी है, यहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम है दोस्तों। 3 नदियों का संगम है दोस्तों। ठीक है, 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों का संगम है दोस्तों। ठीक है, बेणेश्वर के अंदर। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये मेला जो है दोस्तों करीबन 500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना? करीबन 500 वर्ष पुराना। ठीक है दोस्तों, ये जो है वो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित भगवान शिव का अत्यधिक पूजनीय मंदिर स्थित है वहाँ पर। ये जो मंदिर है दोस्तों वो माही और सोम नदी के डेल्टा के पास स्थित है। कहाँ पर? माही और सोम नदी के डेल्टा के पास में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो मंदिर है हमारा शिव भगवान का मंदिर, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था।
ठीक है दोस्तों, इतना बहुत है दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मल्लीनाथ जी पशु मेला जो है चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रारंभ होता है और कब खत्म होता है, चैत्र शुक्ल एकादशी को। इसका मतलब है यह मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों ये, तिलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, तिलवाड़ा के अंदर। और ये पहले बाड़मेर में पड़ता था, लेकिन आजकल अभी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन होने के बाद ये बालोतरा ज़िले में पड़ता है। किसमें दोस्तों, बालोतरा ज़िले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मेला है किसकी स्मृति में दोस्तों, ये मेला जो है वो रावल मल्लीनाथ जी, कौन, रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में ये मेला भरता है दोस्तों। ठीक है, ये एक पशु मेला है दोस्तों, जहाँ पर ऊंट, घोड़ा, बैल, इन सब का आदान प्रदान होता है। और ये जो मेला है वो दोस्तों पशुपालन विभाग, जो कि राजस्थान का पशुपालन विभाग है, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मालानी नस्ल के घोड़े और ऊंट की भी बिक्री होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मालानी नस्ल के घोड़े व ऊंट की भी बिक्री होती है। ठीक है दोस्तों, तो मालानी नस्ल के भी भरते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलायत झील किस शहर के समीप स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बीकानेर। बीकानेर शहर के पास कोलायत झील स्थित है दोस्तों। और इसके बारे में और जाने तो दोस्तों, इस झील के समीप साक्ष्य दर्शन, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, साक्ष्य दर्शन के प्रेरणता कपिल मुनि, साक्ष्य दर्शन के प्रेरणता कपिल मुनि का आश्रम है दोस्तों। ठीक है, इस झील के पास ध्यान में रखना है आपको। इस आश्रम को दोस्तों, इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो अगला सवाल है दोस्तों हमारा वो है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, तो जो बिज्जी उपनाम है वो दोस्तों विजयदान देथा का उपनाम है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, विजयदान देथा का उपनाम क्या है, बिज्जी। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें दोस्तों इनके बारे में, तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो हुआ है 1926 में। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, जोधपुर में। कहाँ पर हुआ है, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, और ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक साहित्य के लेखक है दोस्तों। और इनकी एक पुस्तक है बातारी फुलवारी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बातारी फुलवारी इनकी एक पुस्तक है या रचना है जो काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। और आपको और थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों, इनको 2011 में राव सिंहा पुरस्कार
कौन सा पुरस्कार दोस्तों? राव सिंहा पुरस्कार मिला इनको। 2007 में इनको पद्मश्री मिला। 2012 में इनको राजस्थान रत्न, जो कि राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है, राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला इनको दोस्तों। कौन सा? राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको मिला। आपको और एक और बात ध्यान में रखनी है दोस्तों इनके बारे में कि ये रूपायन संस्थान के सह संस्थापक, क्या दोस्तों? सह संस्थापक भी है रूपायन संस्थान, जो कि राजस्थान का काफ़ी प्रसिद्ध संस्थान है दोस्तों। तो आपको ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है इनके बारे में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो जनरली इसके बारे में दोस्तों अब तक पढ़ा होगा आपने कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था, परंतु इस प्रश्न के अंदर ऐसा कुछ भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हुआ होगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है संप्रति। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ दोस्तों। तो जो संप्रति है वो एक मौर्य वंश के राजा थे। कौन से दोस्तों? मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है दोस्तों। और ये जो मौर्य वंश के राजा थे इन्होंने इस किले का शुरुआत में निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये जो दोस्तों थे वो सम्राट अशोक के पौत्र थे दोस्तों। कौन थे ये? सम्राट अशोक के पौत्र थे, जिन्होंने अनेक जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया। लेकिन फिर इसके बाद इस किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कुंभा द्वारा, जो कि आपको पता होगा इसके बारे में। तो कुंभा द्वारा कब करवाया दोस्तों? 1448 के अराउंड, ठीक है दोस्तों। और इसका जो निर्माण करवाया दोस्तों, इसमें आपको एक और वर्ड बहुत ही प्रसिद्ध है कि इनके शिल्पकार कौन थे? इस किले के शिल्पकार नहीं दोस्तों, वास्तुकार। इस किले के जो वास्तुकार थे, कुंभा ने जब निर्माण इसका करवाया था बाद में, तो वास्तुकार थे इनके इस किले के मंडन, जो कि एक प्रसिद्ध प्रश्न आपको देखने को मिलता है कई सारे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। और आपको और जानकारी अगर पता होगा कि कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है वो कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है वो विश्व की दूसरी लंबी दीवार है दोस्तों, ठीक है। कितनी है ये? इसका जो व्यास है वो जो दोस्तों वो है 36 किलोमीटर का इनका लेंथ है दोस्तों, ठीक है। आपको इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है बीसलदेव रासो कथा में नायक नायिका है। तो बीसलदेव रासो के अंदर दोस्तों नायक नायिका कौन है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बीसलदेव और उनकी पत्नी राजमती। तो जो पहला आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी सिमिलर से ऑप्शंस बनाए गए हैं इसके अंदर। तो जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिला है राजा बीसलदेव और उनकी रानी राजमती, इसके अंदर नायक नायिका है, ठीक है दोस्तों। एक सुप्रसिद्ध रचना है पश्चिमी राजस्थान की, और इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? इसकी रचना की थी नरपति नालह ने। किसने की थी दोस्तों? इसकी रचना की थी नरपति नालह ने। और इसको लगभग कब लिखा गया था दोस्तों? इसको लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके दोस्तों 4 खंड है टोटल। कितने खंड है दोस्तों? 4 खंड, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतनी जानकारी थोड़ी ध्यान में रखनी है इससे संबंधित। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है हमारा गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों वो है हमारी कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? कांतली नदी के किनारे। जो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि कांतली नदी राजस्थान की एक अंतः प्रवाह नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? अंतः प्रवाह नदी। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में अगर थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें दोस्तों, तो ये जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? सीकर जिले में,
ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? सीकर जिले में। और कहाँ? इस सीकर जिले में भी कहाँ पर? नीम के थाना के आसपास, नीम के थाना से कुछ दूरी पर। ठीक है दोस्तों, ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है दोस्तों। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है दोस्तों, कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसको पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है दोस्तों। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता इसको माना जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों, जो डीपी अग्रवाल है, कौन? डीपी अग्रवाल जो है दोस्तों, वो रेडियो कार्बन विधि द्वारा इस स्थल की दोस्तों इन्होंने अध्ययन किया था इसका, डीपी अग्रवाल द्वारा। ठीक है, इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर को दोस्तों पुरातत्व का पुष्कर, इस स्थान को पुरातत्व का, जी थोड़ा सा अच्छा सवाल है दोस्तों, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पुरातत्व का पुष्कर, ये इसका एक तरह से उपनाम आप मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार आपको पूछने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर भारत के सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों तांबा के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको तांबे का बाण, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पर आपको मिला है दोस्तों। और भी उपकरण है, जैसे तीर है, भाले हैं, कुल्हाड़ी है, ये आपको दोस्तों देखने को मिले हैं। और इसके बारे में और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका उत्खनन जो कार्य है, उत्खनन कार्य जो है दोस्तों, वो क्या था? रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा या RC अग्रवाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा कब किया गया दोस्तों? ये 1977 के अंदर। एक और बात इसके बारे में आपको याद में रखनी, काफ़ी ही प्रसिद्ध सभ्यता है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की इसको जननी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी आपको गणेश्वर सभ्यता के बारे में ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टोट्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है वर्टिसोल्स। तो यानी वर्टिसोल्स मृदा के अंदर क्रोमोस्टेट उप मृदा कण का जो है विशेष महत्व है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो वर्टिसोल्स मृदा है, इसका क्षेत्र बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। मुख्यतः ये झालावाड़, कहाँ पर? झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, डूंगरपुर में, क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, ये इसका मुख्य क्षेत्र है दोस्तों वर्टिसोल्स मृदा का। ठीक है दोस्तों, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अगला जो सवाल है दोस्तों वो है हमारा, राजस्थानी में रामायण के रचनाकार कौन है? तो राजस्थान में रामायण के जो रचनाकार है दोस्तों वो है मेहोजी गोदारा बिश्नोई। इनका पूरा नाम है गोदारा बिश्नोई, मेहोजी गोदारा बिश्नोई इनका पूरा नाम है। इन्होंने ये जो लिखी थी दोस्तों, ये लिखी थी 1575 ईस्वी के अराउंड। राजस्थानी भाषा के अंदर जो रामायण है इन्होंने लिखी थी दोस्तों। आपको कई जगह इस सवाल का जवाब कुछ और भी देखने को मिलेगा, इसमें समय सुंदर नाम का आपको जिक्र भी मिलेगा, पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेहोजी इनका सही जवाब रहेगा दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों वो है बांसवाड़ा जिले के अंदर आपको राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः अनुमानित किए गए हैं। अगला सवाल दोस्तों है हमारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतर्री मुख्य बोली है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली क्या है दोस्तों? वो है वागड़ी बोली। वागड़ी बोली जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है, और इस क्षेत्र को दोस्तों वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? इसको वागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों वो गुजराती बोली से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, इस बोली को दोस्तों भीलों की बोली के रूप में जाना जाता है। कौन सी बोली के रूप में? भीलों की बोली के रूप में, भीलों की बोली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है उच्चारण की अगर मैं बात करूँ तो छ का उच्चारण ये स में करते हैं। च और छ का जो उच्चारण है वो दोस्तों ये किस में करते हैं? छ में, वाकड़ी बोली के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है दोस्तों वो है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जो इनका संस्थापक था दोस्तों वो थे राव सिंहाजी। कौन थे दोस्तों? राव सिंहाजी राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हम देखते हैं कि बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखूंटा घाटिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो दोस्तों प्रसिद्ध है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ दोस्तों इन क्षेत्रों को। आपने जैसा देखा सिवानिया, कालाखूंटा, घाटिया, इसमें आप और ऐड कर लीजिएगा लीलवानी, नरदिया, तिम्मा मोरी, नरदिया, लीलवानी, ये तीन और नाम आप इसमें ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो तीनों क्षेत्र है दोस्तों कहाँ पर है? ये तीनों जो क्षेत्र है दोस्तों ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? ये बांसवाड़ा के अंदर आपको ध्यान में रखना है, और मैग्नीज अयस्क के लिए मुख्यतः यह प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के कौन से पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो ये दोस्तों है ब्रज मेवात सर्किट के अंदर, ब्रज मेवात सर्किट में। तो ब्रज मेवात सर्किट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये ब्रज मेवात का सर्किट कौन सा है? अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक डिस्ट्रिक्ट का ये जो सर्किट है, इन चारों पांचों जिलों को मिलाकर जो सर्किट बनता है वो दोस्तों है ब्रज मेवात का सर्किट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें अलवर शहर से ये जो आपका सिलीसेड लेक पैलेस है वो मात्र 13 किलोमीटर पर स्थित है। कितने किलोमीटर पर? मात्र 13 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी पिकनिक वाला स्थान है दोस्तों। यहाँ पर नौकायान भी की जाती है।
अगला सवाल है दोस्तों, वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जवाब आपको आइडिया होगा, खड़नाल नागौर के अंदर वीर तेजा जी का जन्म हुआ दोस्तों। तो वीर तेजा जी जो है राजस्थान के लोक देवता है, ये आप जानते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म है दोस्तों, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनका जो जन्म है वो 1074 ईस्वी के अंदर कहाँ पर, खड़नाल नागौर में हुआ दोस्तों। इनके माता जी का नाम था दोस्तों राम कुंवरी। ये सवाल कई बार पूछा गया है, आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, राम कुंवरी। व पिता का नाम था दोस्तों ताहर जी। ठीक है दोस्तों, ये एक जाट परिवार से संबंध रखते हैं दोस्तों, जाट परिवार से संबंध रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तेजा जी की जो मृत्यु है दोस्तों वह 1003 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, तेजा जी की जो मृत्यु है वो 1003 ईस्वी के अंदर हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसके अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राम सागर वन्य विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है धौलपुर। तो धौलपुर जिले के अंदर ये राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया दोस्तों? इसको घोषित किया गया 1955 में। इस अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? 1955 में। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 34.40 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मछलियाँ, सांप, जल पक्षी जैसे आपको कुछ देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला जो सवाल है दोस्तों वो है हमारा, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो पर्यटन स्थल चांद बावड़ी जो है दौसा के आभानेरी में स्थित है। कहाँ पर? दौसा जिले के आभानेरी में। तो आपको ध्यान में रखना है जिला कौन सा है, दौसा, और स्थान का नाम आपको ऑप्शन में दिया गया है जो कि आभानेरी। इसका जो निर्माण है दोस्तों, चांद बावड़ी के निर्माण की अगर अपन बात करें, चांद बावड़ी का निर्माण किया था दोस्तों निकुंभ वंश के राजा चंदा, निकुंभ वंश के राजा चंदा द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था। कब निर्माण करवाया गया था दोस्तों? 9वीं शताब्दी के अराउंड। कब दोस्तों? 9वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है दोस्तों, इस बावड़ी का निर्माण जल संरक्षण और भीषण गर्मी से राहत के लिए किया गया था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ नीचे जाते जाओगे तो इसकी सीढ़ियाँ संकरी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो अगला सवाल है दोस्तों वो है हमारा, राजस्थान का खींचन गांव जो है वो किन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खींचन गांव है दोस्तों वो कुरजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कुरजा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि कहाँ पर पड़ता है? हमारे जोधपुर जिले में। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर जिले के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो कुरजा वर्ड दोस्तों है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊं यहाँ पर दोस्तों, हमारे जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ से, काला सागर क्षेत्र से, पोलैंड से, यूक्रेन से, कजाकिस्तान से, यहाँ मंगोलिया से, यहाँ से प्रवासी पक्षी दोस्तों अक्टूबर और मार्च के महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में देखा जाता है। आपको महीने थोड़े से ध्यान में रखने, अक्टूबर और मार्च के महीने में यहाँ पर पक्षी आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब ये जो वर्ड है जो कुरजा दोस्तों, ये कुरजा वर्ड दोस्तों यहाँ पर इन पक्षियों की एक विशेष आवाज़ के कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इनको कुरजन नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? कुरजन नाम से। इसलिए इन पक्षियों का नाम दोस्तों कुरजा पक्षी रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी में हमने जो PYQ सीरीज़ शुरू की है उसका आज हम 4th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर